अस्सलामुअलैकुम। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले जहाज़ के मुसाफिरों की निगरानी कर रहे थे। किब्रिया उस एजेंट के अंदर पहुंचा हुआ था जो जैक केलर और महाधाबी के लिए काम कर रहा था। उसने एयरपोर्ट से भीड़ में गुजरते वक्त अपना ब्रीफकेस किसी अजनबी के हाथ में थमा दिया था, फिर आगे बढ़ता चला गया। उसकी इस हरकत से किब्रिया चौंक गया। उसने फ़ौरन ही हाजिर दिमागी से काम लेते हुए उसे लड़खड़ाने पर मजबूर किया। वो एक औरत से टकरा गया। उस औरत ने नागवारी से कहा, क्या देख कर नहीं चल सकते? उसने कहा, सॉरी, फिर आगे बढ़ गया। किब्रिया उस औरत के दिमाग में आया। वो तेज़ी से चलती हुई उस अजनबी की तरफ जाने लगी जिसके पास वो ब्रीफ केस था। किब्रिया ने उसे गायब दिमाग बना दिया। वो अपनी मसरूफियात भूल चुकी थी। सिर्फ किब्रिया की मर्जी के मुताबिक उसका ताक़ुब कर रही थी। ऐसे वक्त आला बीबी ने उससे पूछा, किब्रिया तुम क्या कर रहे हो? कुछ मालूम हो रहा है? हाँ, बहुत कुछ मालूम हो रहा है। तुम सही वक्त पर आई हो। देखो, मैं जिस औरत के दिमाग में हूँ इसके आगे एक शख्स जा रहा है। उसके हाथ में ब्राउन कलर का एक ब्रीफ केस है। तुम अब्दुल्ला को बुलाओ। हम चाहते हैं इस औरत के अलावा हमारे और भी आलाकार पैदा हों और वो इस ब्रीफ केस वाले को नज़रों में रखें। दूर ही दूर से देखते रहें कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। आला बीबी ने अब्दुल्ला को बुला लिया। फिर उन्होंने उस औरत के ज़रिए उस एयरपोर्ट में 2 और आदमियों को अपना आलाकार बनाया। फिर उनके ज़रिए भी उस ब्रीफ केस वाले की निगरानी करने लगे। वो बहुत मोहतात थे। उसे दूर ही दूर थे ताकि उसके अंदर छुपे हुए टेलीपैथी जानने वाले को किसी भी तरह का शुबा ना होने पाए। वो ब्रीफ केस बहुत अहम था। उसके अंदर जदीद असलहा के नए डिज़ाइन थे। जैक केलर इन नए डिज़ाइनों के साथ अपनी असलहा साज फैक्ट्री को फ़रोख्त करना चाहता था। खरीदार पार्टी उसे रकम देने के लिए तैयार थी। वो उसे रकम लेने और फैक्ट्री उसके हवाले करने के लिए वहाँ मौजूद था। इस शहर में उसका अपना एक बंगला था। वो इस बंगले के बेडरूम में बैठा हुआ आराम से ख्याल ख्वानी कर रहा था। वो और महाधाबी अपने उस एजेंट के दिमाग में थे। वो चाहते थे कि एजेंट के पास वो ब्रीफ केस ना रहे, उनके किसी दूसरे अलाकार के पास पहुंच जाए। उसने कहा था, अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो किसी तरह भी इस एजेंट के दिमाग में पहुंच सकती हैं, इसकी निगरानी कर सकती हैं। लिहाजा उससे पहले इस एजेंट से वो ब्रीफ केस ले लिया जाए। इस मकसद के लिए जैक केलर ने अपने एक आलाकार के दिमाग पर कब्जा जमाया। महाधाबी उस एजेंट को एयरपोर्ट के अंदर भीड़ में से गुजारता हुआ ले गया। उस एजेंट ने उसकी मर्जी के मुताबिक वो ब्रीफ केस उस आलाकार के हवाले कर दिया जिसके दिमाग में जैक केलर मौजूद था। जैक केलर अपने उस आलाकार को वहां से आगे बढ़ाकर एयरपोर्ट की इमारत के बाहर ले आया। महाधाबी अपने एजेंट के अंदर मौजूद रहा। ये देखता रहा कि कहीं उसकी निगरानी तो नहीं हो रही है। वो मुतमईन होना चाहता था कि ब्रीफ केस को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते वक्त किसी ने देखा है या नहीं। किब्रिया ने इतनी जहानत और हाजिर दिमागी से काम लिया था कि महाधाबी और जैक केलर को किसी तरह का शुबा नहीं हो रहा था। जैक केलर अपने बेडरूम में आराम से बैठा हुआ ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था और उस आलाकार के दिमाग में रहकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक वहां से दूर ले जा रहा था। वो किसी वक्त भी बड़ी राजदारी से उस आलाकार के पास जाकर वो ब्रीफ केस ले सकता था, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि कई घंटों तक मोहतात रहकर इस आलाकार को देखता रहेगा। इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर ये मालूम करता रहेगा कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है या नहीं। उसने उस आलाकार को एक रेस्टोरेंट में पहुंचाया। वो वहाँ चाय पीने के लिए बैठ गया। हमारे 3 आलाकार भी उसी रेस्टोरेंट में दाखिल होकर मुख्तलिफ मेज़ों पर चले गए। रुपोश रहने वाले जैक केलर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो अपनी हिफाजत करना खूब जानता था और बहुत ज़्यादा मोहतात था। उस रेस्टोरेंट में जवान औरतें वेटरस के फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं। किब्रिया के आलाकार ने एक वेटरस को मुखातिब करते हुए पूछा, यहाँ खाने के लिए क्या है? वेटरस उसे बताने लगी कि वहाँ सिर्फ स्नैक्स, चाय और कॉफ़ी मिल सकती है। उसने चाय का ऑर्डर दिया। वो वहाँ से जाने लगी। किब्रिया उसे उस ब्रीफ केस वाले के पास ले गया। वो वहाँ जाकर बोली, सर आप क्या पसंद करेंगे? उसने कहा, सैंडविचेस और चाय ले आओ। वेट्रेस वहाँ से चली गई। किब्रिया उस ब्रीफ केस वाले के अंदर पहुँच गया। फिर आला बीबी के पास आकर बोला, अब अपने तमाम आलाकारों को छोड़ दो, इनकी ज़रूरत नहीं रही, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस ब्रीफ केस वाले के अंदर पहुँचा रहा हूँ। वो तीनों उसके अंदर पहुँच गए। अब उन्हें किसी आलाकार की ज़रूरत नहीं थी और किसी तरह जैक केलर को भी शुबा नहीं हो सकता था कि उसके उस आलाकार का ताक़ुब किया जा रहा है। किब्रिया ने आला बीबी और अब्दुल्ला से कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला इस वेट्रेस के दिमाग में ज़रूर जाएगा, लिहाजा भी थोड़ी देर तक हम लोगों को अपने अपने आलाकारों के दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे आलाकार यहाँ से उठकर चले जाएं और वह शुबा करें कि खाने का ऑर्डर देने के बाद वो लोग खाए पिए बगैर क्यों चले गए हैं। क्या वो दुश्मन थे? वो उस टेलीपैथी जानने वाले को शुबा करने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फिर उन आलाकारों के दिमागों में चले गए। उसका वो ब्रीफ केस वाला आलाकार अभी उसी रेस्टोरेंट में बैठा सैंडविचेस खा रहा था और चाय पी रहा था। जैक केलर थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने टीवी को ऑन किया। टीवी स्क्रीन पर एक 3 बरस का बच्चा दिखाई दे रहा था। उसके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये बच्चा पिछले 2 दिनों से लापता है। अगर किसी को दिखाई दे तो वो हमारे बताए हुए पते पर उसे पहुंचा दे। उससे बच्चे का नाम और पता बताया जा रहा था।
जैक केलर उस बच्चे को देख रहा था। उसे देखकर अदनान याद आया। उसके टेलीपैथी जानने वाले साथी ने उसे बताया था कि वो 3 बरस का बच्चा किस कदर खतरनाक है कि उसकी जान के दरपे हो गया है। सैंडी ग्रे उस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मारा गया। जैक केलर और महाधाबी ने यह फैसला किया था कि वह इस बच्चे से दूर रहेंगे। एक तो वो बच्चा कुछ अजीबोगरीब सा है, दूसरा ये कि वो फरहाद अली तैमूर का पोता है। फिर उसकी दादी सोनिया उसके साथ मौजूद है। जैक केलर को अचानक ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे टीवी में नजर आने वाले बच्चे की तस्वीर मुतहर्रिक हो गई है। वो बच्चा मुस्कुराकर उसे देख रहा था और कह रहा था, हाय, मैं अपनी दादी के साथ यहाँ आ चुका हूँ। जैक केलर एकदम से सीधा होकर बैठ गया, पलकें झपकाकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। पता चला कि वो तस्वीर मुतहर्रिक नहीं साकित है। ये तो महज उसका वहम था कि उस बच्चे को मुतहर्रिक देखा था। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके अंदर बेचैनी सी पैदा हो गई। उसने पहले एहतियातन अपने ब्रीफ केस वाले आला कार के अंदर पहुंचकर देखा। मुतमईन हुआ कि वो खैरियत से है। ब्रीफ केस उसके पास मौजूद है। अभी वो चाय पीने में मसरूफ है। वह फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अब स्क्रीन पर बच्चे की तस्वीर नहीं थी। प्रोग्राम बदल गया था, मगर बच्चा जाने क्यों उसके दिमाग पर हावी हो गया था। हथौड़े की तरह लग रहा था। वह इधर उधर टहलने लगा। ये बात उसे चुभ रही थी कि वह अपनी दादी के साथ यहाँ पहुंचा हुआ है। अगर ये महज वहम था और ख्याल था तो उसे ऐसा क्यों सुनाई दिया? उसे वो बच्चा क्यों मुतहरिक दिखाई दिया? उसके जहन में बात आई कि अदनान के बारे में मालूम करना चाहिए। वो कहाँ है और क्या कर रहा है? सैंडी ग्रे ने बताया था कि उस बच्चे की जान लेना चाहता था, उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, उसे किसी तरह पकड़कर मार डालना चाहता था। लेकिन फिर जाने कैसे बाजी उलट गई थी। वो बच्चा उसका पीछा करने लगा था। सैंडी उसे जान छुड़ाना चाहता था। आखिरकार उस बच्चे ने उसकी जान ही ले ली। ये बातें जैक केलर को याद आ रही थीं। उसने उसी वक्त ख्याल खोने की परवाज की। फिर अदनान के दिमाग में पहुंच गया। पता चला कि वो सोनिया के साथ बैठा नाश्ते में मसरूफ है। उसके ख्यालात ने बताया कि वो अपनी दादी के साथ चिली से पेरिस जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उसने अपनी दादी से कह दिया था कि वो पेरिस नहीं जाएगा, इटली के दारुल हुकूमत रूम में पहुंचेगा। उसकी दादी ने कहा था कि यह जहाज़ पेरिस जा रहा है, रूम नहीं जाएगा। उसने अपनी दादी से बहस नहीं की थी। उसे यकीन था कि जहाज़ का रूट वह पेरिस की तरफ क्यों ना हो, वो रूट बदल जाएगा और वह रूम में ज़रूर पहुंचेगा। और अब वो पहुंच गया है। जैक केलर ये ख्यालात पढ़ते ही एकदम से घबरा गया। ये बात तकरीबन नामुमकिन थी कि पेरिस जाने वाला जहाज़ रूम की तरफ चलाए। उसे क्या मालूम था कि वह इस बच्चे अदनान की ख्वाहिश के मुताबिक इस जहाज़ को पेरिस की बजाय इस शहर में ले आया। उसे फिर सैंडी ग्रे की बातें याद आईं। उसने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे से दुश्मनी ना करता तो वो भी मुझसे दुश्मनी ना करता और यूं मेरे पीछे ना पड़ जाता। अब यही जैक केलर के साथ हो रहा था। जैक केलर ने उसके और सोनिया के खिलाफ साजिश की थी। अमरीकी अकाबरीन को बता दिया था कि सोनिया अपने पोते अदनान के साथ इसी शहर में है। उन्हें घेरा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे गोली मारी जा सकती है। उसने बड़ी राजदारी से अमरीकी अकाबरीन को सोनिया का पता ठिकाना बता दिया था, लेकिन मुझे मालूम हो गया था और मैंने अच्छा खासा इंतकाम लिया था। उसके असले के कई गोदाम तबाह कर दिए थे। उसे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया था। वो ज़बरदस्त नुकसान उठाने के बाद यह धंधा बंद कर रहा था। अपनी असलहा फैक्ट्री को आज फ़रोख्त करने वाला था, इसीलिए रूम शहर में आया हुआ था। अब अदनान की इस शहर में मौजूदगी बता रही थी कि वो बच्चा उससे ज़रूर इंतकाम लेगा, क्योंकि दुश्मनी की इब्तदा जैक केलर ने की थी। उन्हें चिली शहर में परेशान किया था, दादी और पोते को एक दूसरे से जुदा होने पर मजबूर किया था। अब ये बात समझ में आ रही थी, किस बच्चे ने सैंडी ग्रे का पीछा करते करते उसे मार डाला था। इसी तरह वो उसका पीछा करता हुआ इस शहर में आ गया है, उसकी मौत बनकर आ गया है। सैंडी की तरह से भी वो ज़रूर हलाक करेगा। जैक केलर एकदम से तनकर खड़ा हो गया, दोनों मुट्ठियां भींच लीं। दिमाग से समझाया कि उस बच्चे को ढील देना मुनासिब नहीं है। अगर वो ज़रा भी गफलत बरतेगा तो मारा जाएगा। इससे पहले इस बच्चे को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी उसके ख्यालात पढ़कर मालूम हो सकता था कि वो जब इस शहर में है तो वह इस शहर के किस होटल के कमरे में है। अभी उसका पता ठिकाना मालूम करके उसका काम तमाम किया जा सकता था। उसने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचा तो उस वक्त तक देर हो चुकी थी। अदनान के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात गडमड हो रहे थे। वो किसी एक ख्याल पर मरकूज़ नहीं था। ऐसे वक्त दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी सोच नहीं पढ़ सकता था और वो भी नहीं पढ़ सकता था। वो एयर कंडीशन बेडरूम में था, लेकिन उसकी पेशानी से पसीना फूट रहा था। चंडाल जोगिया ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले जे टोनी को अपना मामूल और गुलाम बना लिया। इंडियन आर्मी के योगा जानने वाले 6 अफसरान खुशी से फूल रहे थे। चंडाल की खूब तारीफें कर रहे थे, उसकी पीठ थपक रहे थे, उसे मुसाफिया कर रहे थे, उसकी पेशानी को चूम रहे थे। वो सब खुशी से दीवाने हो रहे थे। एक अफसर मानिकलाल ने कहा, देखो चंडाल, तुमने अय्याशी छोड़ दी। तुम दूसरे फजूल कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, सिर्फ हमारे हुक्म के मुताबिक ख्याल ख्वानी कर रहे हो, तो कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ एक ही तरफ मरकूज़ रहती है। दूसरे अफसर जगदीश राठौर ने कहा, तुम इसी तरह हमारे मशवरों पर अमल करते रहोगे
तो और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करोगे, खुद भी अच्छा खासा तजुर्बा हासिल करोगे और अपने देश को भी फ़ायदा पहुँचाते रहोगे। वो बोला, मैं तो देश की सेवा कर ही रहा हूँ, आप लोगों का हर हुक्म मानता रहता हूँ, लेकिन कितने दिन हो गए हैं, मुझे बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। जब तक जागता रहता हूँ ख्याल ख्वानी के सिवा मेरा कोई काम नहीं होता, कोई दूसरी मसरूफियत नहीं है, कोई तफरी नहीं है, अजीब सा लगता है। मेरा कुछ ख्याल करें, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए यहाँ बड़ा सा टीवी रखा हुआ है, पूरी दुनिया के किसी चैनल से रंगीन और संगीन प्रोग्राम देख सकते हो, अपना दिल बहला सकते हो। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं रंगीन और संगीन प्रोग्राम तो देखता हूँ, मगर देख देख कर दिल खराब होता है, तन्हा रहा नहीं जाता, कोई तो साथी होना चाहिए। वो 6 अफसरान आपस में मशवरे करने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, आज तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इस खुशी में इनाम के तौर पर हम घंटे 2 घंटे के लिए किसी को भेज देंगे, तुम कम से कम 2 घंटे किसी हसीन साथी के साथ गुजार सकोगे। वो हाथ जोड़कर बोला, सिर्फ 2 घंटे से क्या होता है, मेरे हाल पर रहम करें, मैं औरतों की फौज नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक साथी दिन रात के लिए दे दें। सॉरी, हम अभी तुम्हें इतनी रियायत नहीं देंगे, जो कह रहे हैं वही होगा। जगदीश राठौर ने कहा, हाँ, अगर तुम उस अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले को ट्रैप करके यहाँ ले आओगे और उसे हमारा कैदी बना दोगे तो इनाम के तौर पर तुम्हें ज़रूर एक साथी दिन रात के लिए मिल जाएगी। वो टेलीपैथी जाने वाला टोनी जे मेरा मामूल है, मैं उसे आज ही किसी फ़्लाइट से यहाँ आने पर मजबूर करूँगा। वो आज वहाँ से चलेगा तो कल तक पहुँच जाएगा, फिर मुझे कल से दिन रात के लिए एक साथी औरत ज़रूर मिलनी चाहिए। एक औरत को हासिल करने के लिए कभी जल्दबाजी ना करना, काम बिगड़ेगा तो तुम्हें इनाम के बदले ऐसी सज़ा मिलेगी कि सर से पाँव तक कांप जाओगे। सज़ा की तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए मौत मांगोगे तो तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, बड़ी सहूलत से उसे यहाँ आने पर माइल करूँगा। वो आराम से पूरी तैयारियों के साथ यहाँ आएगा, किसी को शुबा नहीं होगा। ये हम सोचेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि उसे वहाँ से किस तरह यहाँ लाया जाए। ये शाम तक हदायत दी जाएंगी, तुम उन हदायत के मुताबिक अमल करोगे। वह तमाम अफसरान वहाँ से उठ गए। एक ने कहा, अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास किसी को भेज दिया जाएगा, जब वो आए तो घड़ी में वक्त देख लेना, ठीक 2 घंटे बाद उसे वापस बुला लिया जाएगा। वह सब वहाँ से चले गए। उसे हेडक्वार्टर के अंदर एक छोटे से बंगले में रखा गया था, लेकिन इस बंगले का अहाता बहुत दूर तक फैला हुआ था। अहाते की दीवारें बहुत ऊंची थीं, वहाँ खारदार तार लगे हुए थे। किसी आर्मी अफसर को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। किसी को यह नहीं बताया गया था कि एक टेलीपैथी जाने वाले को वहाँ कैदी बनाकर रखा गया है। इस वक्त वो अपने बेडरूम में बैठा सर झुकाए सोच रहा था। वो आर्मी अफसरान उसे अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। ऐसे वक्त उनकी समझ में नहीं आता था कि वो सिर्फ फिक्रमंद है या ऐसी वैसी बातें सोच रहा है, या खामोश रहकर ख्याल ख्वानी कर रहा है, जबकि उसे उनकी इजाज़त के बगैर ख्याल ख्वानी करना नहीं चाहिए थी। उन्होंने तनवीमी अमल करने वाले से इस सिलसिले में बात की थी और अपने शुबे का इजहार किया था। उसामिल ने कहा, आप मेरे अमल पर यकीन करें, वो तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है, कभी आप लोगों की इजाज़त के बगैर ख्याल ख्वानी नहीं करेगा। आला अफसर मानिक लाल ने कहा, हम चाहते हैं कि हर 30 से चौथे दिन तुम उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया करो और ये मालूम किया करो कि वो पूरी तरह तुम्हारे अमल के ज़ेरे असर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी छुपे ख्याल ख्वानी करता रहता है। हमें एक एक बात का इल्म होना चाहिए। उस आमिल ने कहा, ठीक है, कल सुबह जब मुँह अंधेरे वो खाली पेट होगा तो मैं आप लोगों की मौजूदगी में उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करूँगा। मानिक लाल उस आमिल से फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू कर रहा था और स्क्रीन पर चंडाल जोगिया को देख रहा था। फिर उसने रिसीवर रख दिया। उधर चंडाल जोगिया ने अपने फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए तो मानिक लाल के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या बात है? चंडाल ने कहा, सर, मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, मैं तन्हाई की एक साथी चाहता हूँ। आप अभी मेरी ये फरमाइश पूरी करने वाले हैं, लेकिन मैं एक बाप भी हूँ, अपनी बेटी को बहुत चाहता हूँ, क्या मैं उससे दिमागी रब्ता कर सकता हूँ? मानिक लाल ने कहा, चंडाल, तुम बहुत मक्कार हो, हमारे पहले आमिल ने तुम पर मुकम्मल अमल नहीं किया था, जिसके नतीजे में तुमने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। वो अनजान बनकर बोला, मैंने आपसे क्या बात छुपाई थी? तुमने अपने टेलीपैथी जाने वाले दामाद को अपना गुलाम बनाकर रखा था, उसे हम सबके सामने बॉडीगार्ड बनाया था, कभी हमें यह नहीं बताया कि वो भी टेलीपैथी जानता है। वो बात दरअसल ये है कि वो हमारा ससुर दामाद का मामला था, मैं अपने ज़ाती मामलात आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी हमाकत की, अगर हमें बता देते तो हम उस दामाद को तुम्हारे हाथ से निकलने ना देते। इस वक्त हमारे पास वो भी टेलीपैथी जाने वाले की हैसियत से देश की खिदमत करता रहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो मेरे हाथ से निकल गया है तो पछता रहा हूँ। वैसे आप देख रहे हैं कि अब मैं आपका पूरी तरह फर्मा बरदार हूँ, आप लोगों की इजाज़त के बगैर ख्याल ख्वानी भी नहीं करता। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने दिमाग को ज़रूर ट्रैप करूँगा और उसे आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूँगा। तुम अपनी बेटी से दिमागी रब्ता करना चाहते हो, हम एतराज़ नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि तुम बेटी के ज़रिए अपने टेलीपैथी जाने वाले दामाद को ट्रैप करो। उसने कहा, तो फिर आपकी इजाज़त है, मैं अपनी बेटी से रब्ता कर सकता हूँ? अभी नहीं, तुम हमारे आमिल की मौजूदगी में रब्ता करोगे, ऐसे वक्त वो तुम्हें अपने तनवीमी अमल की गिरफ्त में रखेगा। इस तरह तुम उसे ट्रैप करने के सिलसिले में ना तो कोई गलती करोगे और ना ही हमें किसी तरह का धोखा दोगे।
ये कहकर मानिकलाल ने रिसीवर रख दिया। स्क्रीन पर देखने लगा। चंडाल को कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपनी जगह से उठकर बंगले के अंदरूनी हिस्सों से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे तक आया। फिर इसे खोलकर देखा तो एक बहुत ही हसीन औरत खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो उसे देखते ही खुशी से खिल गया। एक तरफ हटकर बोला, आओ अंदर आ जाओ, ये तुम्हारे ही घर है। वो अंदर आई। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे वक्त उन 6 अफसरान का इखलाकी फ़र्ज़ ये था कि टीवी बंद कर देते, लेकिन वो स्क्रीन पर दोनों को देखने लगे। चंडाल जलवत में हो या खलवत में, महफिल में हो या तन्हाई में, वो उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहते थे। वो बेडरूम में पहुंचकर उस औरत पर कुर्बान होने लगा, अपने जज्बों की सरगर्मियां दिखाने लगा। फिर उसने वहां की लाइट ऑफ कर दी। कमरा बिल्कुल तारीक हो गया। मानिकलाल की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसे वक्त वो लाइट ऑफ करेगा तो खुफिया कैमरे उसे टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकेंगे। वो 6 अफसरान फ़ोन के जरिए एक दूसरे से रब्ता करने लगे। पूछने लगे ऐसे वक्त क्या किया जाए, क्या चंडाल पर भरोसा किया जाए। कहा गया मजबूरी है, वो हमें धोखा नहीं दे रहा, ऐसे वक्त तो सभी लाइट ऑफ कर देते हैं। एक और अफसर ने कहा, घंटे 2 घंटे की तो बात है, हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। जगदीश राठौर ने कहा, अंधेरे में सिर्फ 10-15 मिनट रहा जाता है, बाकी वक्त उजाले में रहकर साथी के हुस्न शबाब को देखा जाता है और उसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। उन्होंने 15-20 मिनट तक इंतजार किया। फिर मानिकलाल ने फ़ोन के जरिए चंडाल से रब्ता किया। रब्ता होने पर उधर से ऐसी टोन सुनाई दी जैसे फ़ोन मसरूफ़ हो। ये बात समझ में आ गई कि चंडाल ने रिसीवर को क्रैडल से अलग रखा हुआ है। मानिकलाल ने गुस्से से कहा, यह तो हमें धोखा दे रहा है। जगदीश राठौर ने कहा, भाई गुस्सा न करो, ज़रा अपने तौर पर सोचो। हम भी जब ऐसी रफाकतों में होते हैं तो रिसीवर अलग रख देते हैं ताकि बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने भी यही किया। बात माकूल थी। वो अफसरान उसके बेडरूम में रोशनी होने का इंतजार करने लगे। ऐसे वक्त मानिकलाल ने फ़ोन के जरिए तनवीम अमल करने वाले को मुखातिब किया, अभी तुम्हारी ज़रूरत है, फ़ौरन चले आओ। चंडाल कोई नादान बच्चा नहीं था। वो खुफिया कैमरों को और माइक वगैरह को अच्छी तरह समझता था। हेडक्वार्टर के उस बंगले में कैदी बनने के बाद वो ऐसी खुफिया चीज़ों को देख चुका था और ये समझ रहा था कि किस तरह उसकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। वह तनवीम अमल के ज़ेर असर था। उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, उनसे झगड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन दिल ही दिल में सोचता था कि इस तरह कैदी बनकर कब तक ज़िंदगी गुजारेगा। वो तनवीमी अमल के ज़ेर असर था। उसे अपने आकाओं के खिलाफ सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन वह जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर बहुत मजबूत था। जिन लोगों की कुव्वत इरादी मजबूत होती है उनका दिमाग बड़ा फौलादी होता है। 2 दिन पहले उस पर तनवीमी अमल किया गया था। वो अमल अब एक ज़रा कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो राह निजात के मुतल्लिक सोच रहा था। उस आर्जी रफ़ीका की आमद पर उसने जानबूझकर अपने बेडरूम में अंधेरा किया था। ये समझ गया था कि उसके 6 योगा जानने वाले आका अब उसे स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे। उसने कमरे में अंधेरा करते ही उस औरत के दिमाग पर कब्जा जमाकर फ़ौरन उसे गहरी नींद सुला दिया। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसे 2 घंटे में बहुत कुछ कर गुजरना था। उसने उस पर मुख्तसर सा तनवीम में अमल किया। उसे हुक्म दिया कि तुम यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल रहोगी। मौका पाकर मेरे बेटे से फ़ोन पर रब्ता करोगी। वो यहाँ का इंटेलिजेंस डीजी है। उसका नाम रंजीत वर्मा हंसराज जोगिया है। तुम उसे कहोगी कि आर्मी वालों ने मुझे हेडक्वार्टर में कैदी बना रखा है। मुझ पर किए हुए तनवीमी अमल का असर कमज़ोर पड़ रहा है। मैं जल्दी यहाँ से रिहाई हासिल कर लूँगा। मेरी बेटी को तलाश करो। मेरे दामाद अनिल शर्मा को किसी भी तरह ट्रैप करो। वो ये बातें सोच के ज़रिए कह रहा था, इसलिए मानिकलाल, जगदीश राठौर और दूसरे योगा जानने वाले अफसरान माइक के ज़रिए उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। उसने उस औरत के ज़हन में यह बात नक्श की कि वो 1-2 दिन में तनवीमी अमल के असर से निकल आएगा, लेकिन यही जाहिर करता रहेगा कि वो उन 6 अफसरान का गुलाम बना हुआ है। फिर वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपने बेटे हंसराज जोगिया और रंजीत वर्मा से दिमागी रब्ता करेगा। उसने ये बातें उस औरत के ज़हन में नक्श करने के बाद हुक्म दिया कि वो 15 मिनट तक तनवीमी नींद सोती रहेगी, फिर बेदार हो जाएगी। बेदार होने के बाद उसे याद नहीं रहेगा कि चंडाल जोगिया ने कमरे में अंधेरा करने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया था। वैसी कोई बात याद नहीं रखेगी। यहाँ से जाने के बाद गैर शऊरी तौर पर उसके अहकामात की तामील करती रहेगी। वो उसके अमल के मुताबिक 15 मिनट तक गहरी नींद सोती रही, फिर बेदार हो गई। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे भूल गई। फिर वो जो कुछ उसके साथ करने लगा उसे याद रखने लगी। तारीकी में वो तकरीबन 1.5 घंटे तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिर चंडाल ने 2 घंटे से पहले ही कमरे में रोशनी कर दी। उन अफसरान ने स्क्रीन पर देखा, वो दोनों नजर आ रहे थे। दोनों हशाश बशाश थे, एक दूसरे से खुश थे, हंस बोल रहे थे, एक दूसरे पर सदके वारी जा रहे थे। मानिकलाल नागवारी से कह रहा था, कमबख्त को 2 दिनों से औरत नहीं मिली थी, अब उसे पाकर दीवाना पागल हो रहा है। इसे कम अज़ कम रिसीवर को तो क्रैडल पर रखना चाहिए। उसने फ़ोन के जरिए उस बंगले के सिक्योरिटी अफसर से रब्ता किया, फिर कहा, कॉल बेल बजाकर इस औरत को बाहर निकालो और इशारों की ज़ुबान से चंडाल से कहो कि वो फ़ोन पर रब्ता करे। सिक्योरिटी अफसर ने उसके हुक्म की तामील की। दरवाजे पर आकर दस्तक दी। चंडाल ने दरवाज़ा खोला तो उसने इशारे से उस औरत को बाहर आने को कहा। उन सबको सख्ती से हुक्म दिया गया था कि चंडाल के सामने गूंगे बनकर रहेंगे। उसने इशारों में कहा कि वह भी फ़ोन पर आला अफसरान से रब्ता करे। वह हसीना बाहर आ गई। सिक्योरिटी अफसर ने दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। चंडाल ने बेडरूम में आकर रिसीवर को उठाया, फिर मानिकलाल से रब्ता किया।
मानिकलाल ने गुस्से से कहा, ये तुम कैसी जलील हरकतें कर रहे थे? कमरे में अंधेरा क्यों किया? सर, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? ऐसी जलील हरकतें अंधेरे में ही की जाती हैं। तुमने फ़ोन का राब्ता क्यों मुनक़ता किया, ये भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे वक्त कोई भी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मैं इन 2 घंटे में जो कुछ भी करता रहा, प्लीज़ आप इस पर एतराज़ ना करें। वो बोला, आज़ादी के दौरान में भी कुछ ज़रूरी पाबंदियाँ होती हैं। आइंदा तुम कभी फ़ोन का राब्ता मुनक़ता नहीं करोगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं फ़ोन का राब्ता कायम रखूँगा। घड़ी देखो, 12 बज चुके हैं। आधी रात गुजर चुकी है। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जी हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। उसने तमाम लाइट्स ऑफ करके 0 पावर का बल्ब रोशन किया, फिर बेड पर आकर लेट गया। स्क्रीन पर वो मिटा मिटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मालूम हो रहा था कि वाकई सोने चला गया है और अब थोड़ी देर में गहरी नींद सो जाएगा। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था और ख्याल ख्वानी के जरिए उस हसीना को देख रहा था। वो उस हेडक्वार्टर से निकलने के बाद आर्मी वालों की निगरानी में अपने घर पहुंच गई। वहां जाकर गुसल करने के बाद सोने जा रही थी। जब वो सो गई तो चंडाल को इत्मीनान हुआ कि उस पर कोई शुबा नहीं किया गया। आइंदा वो औरत मौका मिलते ही उसके बेटे हंसराज जोगिया से ज़रूर रब्ता करेगी। वो अंदर ही अंदर इस बात से खुश हो रहा था। वामिल और योगा जाने वाले 6 अफसरान सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ 3 दिनों में ही उस पर किया हुआ तनवीमी अमल कमज़ोर पड़ जाएगा। वो बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। प्लानिंग कर रहा था कि योगा जाने वाले अफसरान में से किसी एक को ज़ख्मी करेगा। मौका मिला तो 2 को ज़ख्मी करेगा। एक के दिमाग पर कब्जा जमाएगा, दूसरे को गन पॉइंट पर रखेगा। फिर उन्हें यरगमाल बनाकर वहां से ले जाना चाहेगा तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। सुबह 5 बजे उसके कमरे में अलार्म की आवाज़ गूंजने लगी। वो आंखें खोलकर बेजारी से उधर उधर देखने लगा, फिर उठकर बैठ गया। उसने लाइट ऑन की। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर कहा, जी मैं बोल रहा हूँ। मानिकलाल की आवाज़ सुनाई दी, वॉशरूम में जाओ, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाओ, हम ठीक 6 बजे आ रहे हैं। वह रिसीवर रखकर बाथरूम में गुसल करने चला गया। फिक्रमंदी से सोचने लगा कि उसे इतनी जल्दी 5 बजे क्यों जगाया गया और वह 6 अफसरान इतनी सुबह उसके पास क्यों आ रहे हैं। वो गुसल कर रहा था और अच्छी तरह यह भी समझ रहा था कि उसे टीवी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। उसके अंदर ये अंदेशा पैदा हो रहा था कि शायद उसकी कोई गलती पकड़ी गई है या उस पर किसी किस्म का शुबा किया जा रहा है या फिर वो लोग उस पर मजीद तनवीमी अमल कराना चाहते हैं। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि इस बार वो तनवीमी अमल को कामयाब होने नहीं देगा। उन्हें नाकाम बनाएगा और उनसे किसी न किसी तरह निजात हासिल करेगा। ठीक 6 बजे वो 6 योगा जाने वाले अफसरान उसके बंगले के अंदर आए। उसे ऑपरेशन रूम में चलने का हुक्म दिया। वो परेशान होकर बोला, आप लोग मुझे ऑपरेशन रूम में क्यों ले जा रहे हैं? कोई सवाल ना करो, जो कहा जा रहा है वो करो। वो उनके आगे आगे चलता हुआ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। वहाँ अजियत पहुंचाने के लिए बहुत से आलात रखे हुए थे। एक कुर्सी थी जिस पर बिठाकर इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाया जाता था। एक बेड था जिस पर लिटाकर उस पर तनवीमी अमल किया गया था। वो पलट कर वहाँ से जाना चाहता था, फिर रुक गया। दुआला अफसरान ने रिवॉल्वर निकालिए। उसकी ज़रा सी हरकत पर उसे ज़ख्मी किया जा सकता था। मानिकलाल ने कहा, चलो इस कुर्सी पर बैठ जाओ। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा कसूर क्या है? मुझे यहाँ क्यों बिठाया जा रहा है? कोई सवाल ना करो, जो कहा जा रहा है वो करो। वो चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने दोनों हथियों पर हाथ रखे तो उन हथों के साथ उसको हथकड़ियाँ पहना दी गईं। वो वहाँ से उठ नहीं सकता था। जगदीश राठौर ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? हमसे ज़्यादा मक्कार और चालाक हो? हमें धोखा दोगे और हमें मालूम ना होगा? वो ढिठाई से बोला, मुझे कुछ मालूम तो हो कि मैंने क्या धोखा दिया। एक आला अफसर ने कहा, तुम हमसे ये बात छुपा रहे थे कि तुम पर किया हुआ तनवीमी अमल कमज़ोर पड़ चुका है और तुम उसके असर से निकल चुके हो। वो हिचकिचाते हुए बोला, ये गलत है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अब भी आप लोगों का मामूल हूँ, गुलाम हूँ। गुलाम अपने आका को धोखा नहीं देते, उससे झूठ नहीं बोलते। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी तरह का धोखा नहीं दे रहा हूँ? मानिकलाल ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारते हुए कहा, तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आओगे। उसके मुंह पर 2 बार ज़रबें पड़ी थीं। नाक से खून की पतली सी धार बहने लगी। मानिकलाल ने कहा, जब तुमने बेडरूम में उस औरत के साथ रहकर लाइट ऑफ की, जब भी मुझे शुबा हुआ था कि तुम कोई गड़बड़ कर रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। क्या तुमने उस औरत पर तनवीमी अमल नहीं किया था? चंडाल ने चौंक कर मानिकलाल को देखा, फिर कुछ कहना चाहता था लेकिन होंठों को सख्ती से बंद कर लिया। अब उसका झूठ नहीं चल सकता था, हकीकत खुल गई थी। एक आला अफसर कह रहा था, जब वो औरत यहाँ से अपने घर गई तो हमने उसे कुछ नहीं कहा। हमें शुबा था कि तुम उसके दिमाग में रहोगे और देखना चाहोगे कि हम उस औरत का मुहासबा किस तरह करते हैं और तुम्हारे बारे में उससे कुछ सवालात करते हैं या नहीं। दूसरे अफसर ने कहा, वो औरत अपने घर जाकर गुसल करने के बाद सो गई। तुम भी मुतमईन हो गए कि अब उसका मुहासबा नहीं किया जाएगा। लेकिन सुबह 4 बजे हमारे आमिल ने उसके घर पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल किया। उसे अपनी मामूल बनाकर उसे यह हकीकत गुलवा ली कि तुमने बहुत मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया है। उसके ज़रिए अपने बेटे रंजीत वर्मा को पैगाम भेजा है। ये यकीन ज़ाहिर किया कि जल्द ही तुम हमारे किए हुए तनवीमी अमल से निजात हासिल कर लोगे और हमारी कैद से भी निकल भागोगे। चंडाल ने सर झुका लिया। अब वो इनकार नहीं कर सकता था, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मानिकलाल ने बड़े दुख से कहा, तुम हिंदुस्तानी हो और अपने देश की सेवा करने से कतरा रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। तुम खुद गर्ज हो, लालची हो, अय्याश हो, हवस परस्त हो, जानवर हो।
एक आला अफसर ने कहा, तुमने एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप किया है, उसे हमारा गुलाम बनाकर यहाँ लाओगे? ज़रा सोचो तो सही, तुमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बावजूद हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। इससे पहले कि तुम उस अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को यहाँ हमारे पास लेकर आओ, तुम खुद ही हमारी सरपरस्ती से निकल जाना चाहते हो, हमें अपना दुश्मन समझ रहे हो। वो बोला, दुश्मन क्यों ना समझूं, मुझसे जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। मैंने एक टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप करके आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या ये काम कोई दूसरा कर सकता था? जगदीश राठौर ने कहा, तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुकम्मल तौर पर हमारे नहीं हो, अपने देश के वफादार नहीं हो। हमने तुम्हें पहली बार बड़े मान मर्तबे से रखा था, बड़ी इज्जत दी थी, तुम्हारे लिए बेशुमार कनीज़ें खिदमत के लिए रखी थी, हर तरह का ऐशो आराम था। तुम सोचो कि तुमने हमारे एतमाद को कैसे धोखा दिया। मानिक लाल ने कहा, सिर्फ एक सुहागन देवी की खातिर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। अगर मैं तुम्हें गोली मारकर जख्मी ना करता तो तुम ख्याल ख्वानी के जरिए हम सबको नुकसान पहुंचाते और यहाँ से फरार हो जाते। इसीलिए तुम्हें यहाँ जानवर बनाकर रखा गया है और आइंदा भी तुम जानवर बनकर यहाँ रहोगे। वह सर झुकाकर बोला, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, एक बार मुझे मौका दो, पहले की तरह मुझे इज्जत और मान मर्तबा दो, इसी तरह शाहाना अंदाज में मुझे ज़िंदगी गुजारने दो, तो मैं तुम्हारे कदमों में रहकर तुम्हारे एक एक हुक्म की तामील करता रहूँगा। एक आला अफसर ने कहा, सॉरी, तुम हमारा एतमाद खो चुके हो, फिलहाल तो हम तुम्हें जानवरों से बदतर बनाकर रखेंगे और अपने अहकामात की तामील कराते रहेंगे। जब तुम हमारे लिए बड़े बड़े काम करते रहोगे तो हम इनाम के तौर पर तुम्हारी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। वो बोला, एतमाद के बगैर ना तो रिश्तेदारी कायम रहती है, ना दोस्ती मुस्तहकम होती है। मुझ पर तो एतमाद करना ही होगा, नहीं करोगे तो पछताओगे, मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। ज़बरदस्ती कब तक ख्याल ख्वानी कराते रहोगे? जगदीश राठौर ने कहा, जब तक हम तुम्हें शिकंजे में रख सकते हैं रखेंगे, तुमसे जबरन ख्याल ख्वानी के जरिए मुफादात हासिल कर सकते हैं करेंगे। जब देखेंगे कि तुम हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे हो तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। मैं तो जान से जाऊंगा, मगर हमेशा के लिए इस देश से एक टेलीपैथी जानने वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। उसने उन तमाम अफसरान को देखते हुए कहा, तुम सब मेरे खिलाफ ताकत इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हें नहीं रोक सकूंगा, लेकिन मेरी मौत के बाद अपने और अपने देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे, इस पर गौर करो। अक्लमंदी यही होगी कि ना ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करो और ना ज़्यादा मुझे गुलाम बनाकर रखो, एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। हम तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करेंगे, फिलहाल हमें उस अमेरिकन टेलीपैथी जानने वाले की फ़िक्र है, हम जल्द से जल्द उसे यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह काबू में नहीं रहोगे और हमसे सच नहीं बोलोगे, हमें धोखा देने से बाज नहीं आओगे, उस वक्त तक वो टेलीपैथी जानने वाला हमारी मर्जी के मुताबिक हमें नहीं मिलेगा। हम उसे कैदी बनाकर रखना चाहेंगे और तुम कोई गड़बड़ करते रहोगे। वो तनवीमी अमल करने वाला माहिर उस ऑपरेशन रूम के अंदर आया, फिर चंडाल को देखते हुए बोला, पहली बार तो मैंने तुम पर तनवीमी अमल किया तो ये समझ नहीं पाया कि तुम कितनी ज़बरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक हो। तुम्हारा दिमाग फौलाद है। मैंने पूरे एतमाद से और पूरे तजुर्बात से तुम पर अमल किया था, मगर यह अमल 2 दिन के बाद अपना असर कायम ना रख सका। तीसरे दिन कमज़ोर हो गया और चौथे दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तुम मेरे तनवीमी अमल से निजात हासिल कर चुके हो। मानिक लाल ने उस आमिल से पूछा, तुम इस पर मजबूती से किस तरह अमल कर सकते हो कि ये तुम्हारे अमल से निजात हासिल ना कर सके? आमिल ने कहा, इसे जहनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बनाना होगा और हमेशा जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला रखना होगा। जगदीश राठौर ने पूछा, अगर इसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला रखेंगे तो ये ख्याल ख्वानी कैसे करेगा? इसे इस हद तक तवानाई दी जाए कि ये ख्याल ख्वानी के काबिल रहा करे। मैं हर दूसरे दिन इस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके मालूम करता रहूँगा कि ये किस हद तक दिमागी तवानाई हासिल कर रहा है। उसी के मुताबिक इसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएंगे कि ये फिर दिमागी तौर पर किसी हद तक कमज़ोर हो जाए और हमें धोखा देने के काबिल ना रहे। वो उन सबको बेबसी से देखते हुए बोला, क्यों मुझसे दुश्मनी कर रहे हो? भगवान के लिए एक बार मुझ पर भरोसा करो, मुझे जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर ना बनाओ। यह आमिल रोज़ मुझ पर तनवीमी अमल करता रहेगा तो पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ या सच्चा और वफादार बन चुका हूँ। आमिल ने कहा, जब तक तुम्हारे दिमाग में तवानाई रहेगी तुम पूरी तरह मेरे मामूल नहीं बन सकोगे, आर्जी तौर पर मेरे अमल से मुतासिर हो जाओगे, फिर इसी तरह 1-2 रोज़ में मेरे अमल से निजात हासिल कर लोगे। अब हम ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं लेंगे, तुम्हें दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बनाना लाजमी हो गया। चंडाल जोगिया के बाजू में एक इंजेक्शन लगाया गया। ज़रा सी देर में वो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगा। कुर्सी की पुश्त से सर टेक कर निढाल सा हो गया। उसकी हथकड़ियाँ खोल दी गईं, उसे सहारा देकर बेड पर लाकर लिटाया गया। आमिल उसके करीब आकर खड़ा हो गया, उसे गहरी और चुभती हुई नज़रों से देखते हुए बोला, जिसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है वो आमिल से फ़ौरन ही मुतासिर हो जाता है, इसलिए तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाया गया है। इस वक्त तुम मेरी आंखों में देख रहे हो और देखते रहोगे, मेरे हुक्म के खिलाफ आंखें नहीं चुराओगे। वो ज़हनी कमज़ोरी के बायस वाकई उसकी आंखों से मुतासिर हो रहा था। इससे पहले कि पूरी तरह तासुर कायम होता, वो अपना एक नाखून अपनी रान में चुभोने लगा। इस तरह तकलीफ का एहसास आमिल की तरफ से ध्यान बटाने लगा। वो पहले ये दिल में तय कर चुका था कि अब तनवीमी अमल से मुतासिर नहीं होगा। तमाम अफसरान आमिल को और मामूल को देखते रहे और यकीन करते रहे कि इस बार अमल मुकम्मल और पायदार होगा।